गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजनीति विज्ञान में चैप्टर 3 लोकतंत्र और उसकी विविधता पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने संघवाद पढ़ा। अभी भी बहुत से बच्चों के जो होमवर्क हैं वो ग्रुप में नहीं आए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, केवल उपस्थिति दर्ज कराने से आपकी जो उपस्थिति है वो लग नहीं जा रही है। आप लोगों को सभी को जितने भी चैप्टर कराए गए हैं एसएसटी में, सबका आप लोगों को फेयर करना है और उसका फ़ोटो खींच के आप ग्रुप में भेजना है आपको। अन्यथा केवल प्रेजेंट ही लगाने से, खासकर मेरे सब्जेक्ट में एसएसटी में, मैं तो उपस्थित नहीं करूँगा। इसलिए बता दे रहा हूँ कि हाई स्कूल है, 9th वाली गलतियाँ नादानियाँ जो भी हैं उसको छोड़िए और अच्छे से पढ़िए और अपने सारे होमवर्क वगैरह कंप्लीट कीजिए समय पे, ठीक है ना। तो 4 चैप्टर 5 जो मैंने करवा दिए हैं अब तक, उसके सारे क्वेश्चन आंसर और सब मुझे कल परसों तक आप लोग ग्रुप में भेज दीजिए, ठीक है। ठीक है। लोकतंत्र मैंने बताया, आप लोगों ने जाना भी कि लोकतंत्र मतलब होता लोगों का तंत्र, लोगों का शासन, लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा शासन। कि लोग अगर स्वयं, जनता जो है अगर वो स्वयं शासन नहीं करती है तो क्या करती है, चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनती है और उस प्रतिनिधियों के हिसाब से सरकार को चुनती है और सरकार में प्रतिनिधि शामिल होते हैं और फिर वो अपने हिसाब से सरकार चलाती है। विविधता मतलब कई प्रकार, जैसे कहीं हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ गणतंत्र है, गणतंत्र के बाद भी लोकतंत्र है, कहीं कहीं तानाशाही है, कहीं कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जैसे अमेरिका का है वो तो वहाँ प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति प्रमुख होता है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। विविधता मतलब है कि कई प्रकार के लोग जैसे देश में रहते हैं वैसे विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें विभिन्न प्रकार की सरकारें हैं और वो सरकारें किस प्रकार से काम करती हैं, इसी के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। चलिए परिचय शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन। हम जानते हैं कि बच्चों, लोकतंत्र का उद्देश्य जो होता है वो समाज में जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं उनके बीच में एक सामंजस्य, एक समन्वय स्थापित करना होता है कि किसी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, चाहे वह किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म, लिंग, क्षेत्र का हो। पिछले कई विषयों के अध्ययन के द्वारा हमें यह प्राप्त हुआ है कि क्षेत्रीय और भाषाई जो विविधताएं हैं, यानी क्षेत्र की विविधताएं जो हैं उनको साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का विभाजन किया जा सकता है। जैसे जब भारत देश आजाद हुआ तब भाषा के आधार पे अलग होने के लिए आंध्र प्रदेश सबसे पहले हुआ। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, ठीक है। तो ये नहीं, इसमें नुकसान नहीं हुआ, इससे फायदा ही हुआ। अगर भारत आंध्र प्रदेश के लोगों की बात ना मानता तो शायद भारत के जो अभी पाकिस्तान, भारत का बंटवारा हुआ था, हो सकता है भारत में फिर से श्रीलंका और बंटवारे जैसी, जो बंटवारा के समय दंगे फसाद हुए थे वैसे दंगे फसाद हो गए थे। लेकिन भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का बंटवारा हुआ, नया राज्य बना और आंध्र प्रदेश आज खुशहाल राज्यों में से एक है। फिर 2014 में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से भी एक राज्य अलग हुआ जिसे तेलंगाना के नाम से जाना जाता है। तो कह सकते हैं कि भाषा और क्षेत्र के आधार पर छोटे छोटे राज्यों का बंटवारा करके भी लोगों को संतुष्ट किया जा सकता है। जैसे घरों में एक बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में किसी कारण से अनबन चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन परिवारों को ऐसे ही लड़ने दिया जाए, छोड़ दिया जाए, और उनका बंटवारा करके, उनका हिस्सा देके, उनको प्यार मोहब्बत बातों से समझाकर भी उनकी असहमति को दूर किया जा सकता है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति की विशिष्ट पहचान मात्र केवल उसके भाषा और उसके क्षेत्र के आधार पर ही हो। ऐसा नहीं कि केवल क्षेत्र और भाषा के आधार पर ही सब कुछ किया जा सके, और बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसके आधार पर यह कार्य किया जा सकता। विभिन्न व्यक्ति की स्वयं की पहचान भी होती है, दूसरों से उसके संबंध, शारीरिक संबंध, वर्ग, लिंग, धर्म, जाति, कबीले आदि के आधार पर भी इसकी पुष्टि की जाती है। इस अध्याय में हम लोग यह भी जानेंगे कि किस तरीके से लोकतंत्र समस्त जो सामाजिक भिन्नताएं हैं
विविधताएं हैं और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान खोजने का प्रयास करता है। इस अध्याय में हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्तियों के द्वारा एक उदाहरण द्वारा इस तथ्य को भी समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक भिन्नताएं किस प्रकार से विभिन्न रूप धारण करती हैं, इस पर भी एक चर्चा की जाएगी और अंत में देखेंगे हम कि किस प्रकार लोकतांत्रिक, राजनीतिक, सामाजिक भिन्नता एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करती है। अगला टॉपिक है हम लोग का है मैक्सिको ओलंपिक की स्टोरी। द स्टोरी ऑफ मैक्सिको ओलंपिक्स। ये संलग्न चित्र है 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक प्रतियोगिता की है। इसमें 200 मीटर की दौड़ के एक समारोह की है। यह चित्र अमेरिका में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित एक प्रमुख घटना को दिखाता है। अमेरिका में भी बहुत भयंकर नक्सलभेद, काले गोरी का जो था वो विवाद चला आ रहा था। अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति होने के बाद यह स्थिति कुछ सही हुई थी, लेकिन अभी भी पूर्णतः यह चीज समाप्त नहीं हुई है। समारोह के दौरान अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है। 2 अफ्रो अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, जिन्हें दौड़ स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक मिला है, सिर झुकाकर मुट्ठी ताने खड़े हैं। पुरस्कार समारोह में ये दोनों एथलीट बिना जूतों के अर्थात केवल मोजे ही पहनकर पुरस्कार ग्रहण करने आए थे। ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य यह दर्शाना था कि अमेरिकी अश्वेत लोग अभी भी गरीब हैं। टॉमी स्मिथ ने गले में अश्वेत लोगों के आत्मकारों का एक प्रतीक काले रंग का मफलर भी बांध रखा। ये सब सारी चीजें अमेरिका में चल रहे हैं, जो नक्सल भेद, जाति या काले गोरी का जो भेदभाव है उसका विरोध करने के लिए है। क्योंकि ओलंपिक जो है विश्व का एक बहुत बड़ा मंच है। विश्व के सभी देश इसमें भाग लेते हैं, लगभग सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, पूरे विश्व की नजरें होती हैं, पूरे विश्व की मीडिया इस पे कवर करती है। ये सारी चीजें हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि ऐसे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का ध्यान विश्व बिरादरी का खींचने के लिए ये बहुत अच्छा जगह है। जबकि जॉन कार्लोज ने मरे हुए अश्वेत की स्मृति में काले मोतियों की एक माला पहन रखी। देखिए, काले गोरे के अश्वेत झगड़े में जो गोरों द्वारा अश्वेत लोगों को मारा गया है, उनके दुख के लिए दुख व्यक्त करने के लिए जो आपके जॉन कार्लोस हैं, उन्होंने एक मोतियों की माला पहन रखी है। इन तरीकों और प्रतीकों के माध्यम से दोनों एथलीटों का उद्देश्य अमेरिका में होने वाले जो रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचना, जो मैंने अभी बताया आपको। काले दस्ताने और बधी हुई मुट्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए उन्होंने ग्लव्स पहनकर और मुट्ठी बांधकर इसका प्रदर्शन करना चाहा। पुरस्कार समारोह में रजत पदक विजेता ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नार्मन ने भी अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन दर्ज किया। जबकि ऑस्ट्रेलिया में उनके प्रति ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक खेल की भावना, एक गेम स्पिरिट, एक जो खेल की भावना होती है पूरे विश्व में खिलाड़ियों में, उस खेल की भावना के तहत ही आपके जो पीटर नार्मन हैं, उन्होंने भी मानवाधिकार एक बेल्ट जर्सी पे बांध कर पट्टी इन दोनों अपने एथलीटों का क्या किया, समर्थन किया। ठीक है ना। क्या है यह अमेरिकी समाज का आंतरिक मामला था? प्रश्न बनता है कि इन दोनों एथलीटों ने ऐसे जगह पे ऐसे मुद्दों को उठाकर गलत काम किया कि नहीं किया, ये अमेरिका का आंतरिक मामला था। तो क्या ऐसे मामलों को इस विश्व बिरादरी की विश्व पटल पर, विश्व मंच पर लाना उन लोगों का सही था? पीटर नार्मन ना तो अमेरिकी थे और ना ही अश्वेत थे, तो क्या वो इस विरोध में शामिल हुए और क्यों शामिल हुए? यदि आप होते उनके स्थान पर तो आप क्या करते? चित्र में देखिए, सैल होज स्टेट यूनिवर्सिटी में है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लो के विरोध के प्रतीक के रूप में 20 फुट की एक मूर्ति अपने विश्वविद्यालय परिषद में स्थापित कराई है उन्हीं के नाम पे। कार्लोस और स्मिथ दोनों को इस
विरोध प्रदर्शन का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने उनके द्वारा राजनीतिक बयान प्रेरित करने की युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी ठहराया और उनके द्वारा जीते गए पदक को छीन लिया। नॉर्मन को भी आगामी ओलंपिक की टीम में नहीं चुना गया, लेकिन इस घटना ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन को पर दुनिया का ध्यान आकृष्ट कर दिया। वे लोग जो चाहते थे उस आंदोलन या उस काम में सफल हो गए, भले ही उनके पदक और उन्हें दोषी करार दिया गया, लेकिन जो अपने समाज के लिए वो करना चाहते थे, जो अमेरिका के समाज में भेदभाव की नीति लोगों के द्वारा, श्वेत लोगों के द्वारा अपनाई जा रही थी, उसका या उसके तरफ विश्व बिरादरी की जो नज़रें हैं, जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की नज़रें हैं, वो उधर गई। ऐसा अब ध्यान गया पूरी दुनिया का। सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी, जहां कार्लोस और स्मिथ ने शिक्षा प्राप्त की थी, उन लोगों ने इनका अभिनंदन किया और अपने विश्वविद्यालय में उनकी एक तस्वीर भी लगवाई। एक ही चित्र बना हुआ है। सन 2000 में जब पीटर नॉर्मन की मृत्यु हुई तो स्मिथ और कार्लोस भी उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुए। जिस तरीके से पीटर नॉर्मन ने इनके विरोध के लिए मानवाधिकार पट्टी बांधकर इनका समर्थन किया था, ठीक उसी प्रकार 2006 में जब ऑस्ट्रेलियाई जो धावक हैं पीटर नॉर्मन की मृत्यु हुई तो ये ऑस्ट्रेलिया गए और उनके अंत्येष्टि में, अंतिम यात्रा में शामिल हुए। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने भी उनका खेल भावना दिखाकर ओलंपिक में इनकी मदद की थी। टॉपिक समानता है, असमानता है और विभाजन। आपने मेक्सिको ओलंपिक की कहानी में देखा कि कैसे खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। हर व्यक्ति का विरोध करने का अपना अधिकार है, क्योंकि सभी देश में, जो भी देश लोकतांत्रिक हैं, उन सभी देशों में संविधान द्वारा व्यक्तियों को, वहाँ के नागरिकों को विरोध करने, शांतिपूर्वक तरीके से विरोध जताने, बोलने की, घूमने की स्वतंत्रता है। तो इस हिसाब से उनका करना सही था। हो सकता है मेरी नज़र में कि वो जगह गलत हो अकॉर्डिंग टू ओलंपिक और अन्य, लेकिन जगह इनके खिलाड़ियों के हिसाब से बहुत सही था। क्या आपका मानना है कि ऐसा भेदभाव केवल नक्श और वर्ष के आधार पर ही किया जाता है? पिछले 2 अध्यायों में हमने पढ़ा कि सामाजिक बंटवारे में कुछ स्वरूपों से भी अवगत थे, जैसे श्रीलंका और बेल्जियम में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक था। दोनों स्तरों पर अनुभव किया गया था कि बेल्जियम में भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, जबकि श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधार पर हुआ था। इस प्रकार इन दोनों सामाजिक विविधताओं की प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न रूपों में भी देखा जा सकता है। ठीक है ना। आगे जो हम लोग की टॉपिक है वो है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। ये भेदभाव कहाँ से उत्पन्न हुआ और कैसे उत्पन्न हुआ, इसके बारे में हम लोग को आगे चर्चा करना है।